सवाल चाहे सत्ता पक्ष से हो या फिर विपक्ष से, सामाजिक मुद्दों से जुड़े हों या फिर आम जनता की समस्याओं से, इन तमाम सवालों का सामना करेंगे जनता के प्रतिनिधि और इनका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे वरिष्ठ पत्रकार हरबंस नागू के प्रोग्राम सामना में। याद रहे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, क्योंकि ये सवाल जुड़े हैं जनता से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सामना के इस नए अंक में। दर्शकों, आज मैं सामना करने जा रहा हूं एक जाने माने लेखक, कवि, बुद्धिजीवी और पन्नू कश्मीर के डॉक्टर अग्निशेखर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। एक कवि हो, एक लेखक हो, एक बुद्धिजीवी हो और आतंकवाद का दर्द समेटे हो तो थोड़ा सा अजीब भी लगता है, परंतु असीम अनुभव, आतंकवाद के थपोड़े का जो आपने देखा, बनी हुई परिस्थिति आप देख रहे हैं। स्टूडियो में आपका स्वागत करते हुए इसी संबंध में जानना चाहूंगा कि जो हालात बने हमारी विशेषकर आंतरिक सुरक्षा के, 2 दिन पहले ही देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, यूनियन टेरिटरी के अधिकारी हैं, उनके साथ एक जो बैठक हुई, एक तरफ से कहा गया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में कमी आई है, कुछ ग्राफ गिरा है, सीमा पार कैंप्स में भी थोड़ी सी कमी आई, मगर आतंकवाद है। साथ में यह भी जोड़ा गया है कि एक बार पुनः लग रहा है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पंजाब में आतंकवाद फिर से खालिस्तान की मांग को लेकर उठाना चाहती है। सभी परिप्रेक्ष्य देखें, खास करके प्रॉक्सी वार जम्मू कश्मीर में 2.5 दशक, अब तो 3 भी होने वाले हो रही है। ये सारा जो अभी मुख्यमंत्री के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, इस सारे परिप्रेक्ष्य पर, और मुख्यमंत्री हमारे राज्य के ने भी कहा, आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पर कुछ उन्होंने अपना विचार प्रकट किए। ये सारे डॉक्टर अग्निशेखर प्रकरण को आपका सामना करते हुए दर्शकों को शुरू में अगर संक्षिप्त में चाहूं, इस सारी बैठक को आपने किस नजरिए से देखा है? एक तो इस इशू को पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत इससे हाईलाइट हुई है कि मसला इस कदर परेशान कुन है और बेचैन करने वाला है कि सरकार बची नहीं। खासकर जो नक्सली अभी भयानक हमला छत्तीसगढ़ में हुआ, उसकी रोशनी में, उसके संदर्भ में सरकार को तुरंत ये बैठक बुलानी पड़ी। इससे ये लगता है कि मामला जितना हमको गंभीर दिखता है उससे ज़्यादा कहीं गंभीर है। और जिस तरफ आपने इशारा किया, और मैं आपकी सराहना करता हूँ, आपकी बुद्धिजीविता जो आपने मुझे कहा, लेकिन आप स्वयं इतनी पैनी नज़र रखने वाले पत्रकार हैं। एक तरह से आपने भारतीय लोकतंत्र और भारतीय राज्य सत्ता, जिसे स्टेट क्राफ्ट कहते हैं, उसके कंट्राडिक्शन को उभारा है। सरकार कहती कुछ है और मसला होता कुछ है। और ये हमने देखा कि अगर हालात ठीक हैं, ठीक हो रहे हैं, होने चाहिए, और दूसरी ओर से जिस तरह की चिंताएं व्यक्त की जाती गई हैं, तो उससे हम पिछले 20 साल 25 साल से जो एक विरोधाभास और एक अंतर्विरोध भारतीय राज्य सत्ता का देखते हैं, वो फिर से उभरा है। आप मुझे बताइए कि कभी भारत सरकार पिछले 20-25 साल से मैं देख रहा हूं, गंभीरता से इस विषय के मूल या उसकी जड़ तक जाने से परहेज करती रही है। उसके कारण क्या हो सकते हैं, इस पर अलग डिबेट भी हो सकती है और कारण अलग हो सकते हैं। जो कोर इशू इसका है टेररिज्म का, उससे आप बचते हैं। और उसके बाद जो भी नक्सलवाद और हमारे जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है, जिहादी आतंकवाद है, उसका और कभी अल्फा का भी, इनमें एक नेक्सस है, इनमें गांठजोड़ है। इसके अलावे हमने एड्रेस नहीं किया है जो एक पॉलिटिकल राजनीतिक सपोर्ट स्ट्रक्चर आतंकवाद का इस देश में खड़ा हुआ है, जो आप विचारधारात्मक सपोर्ट दे रहे हैं, जो हमारे बुद्धिजीवियों में एक वर्ग ऐसा खड़ा हुआ है जो खुलम खुला मानवाधिकार के नाम पर, आपके कोई राजनीतिक अधिकारों के नाम पर
खुलम खुला एक सपोर्ट में आते हैं। तो ये एक ऐसी टेंडेंसी देश में आ गई है जो बढ़ावा ही नहीं देती, उनका मनोबल बढ़ाती है आतंकवादियों का। दिल्ली में आपने देखा पिछले वर्षों में कि खुलम खुला वरवरा रहा हो वहाँ पीपल्स वॉर ग्रुप के वहाँ से, हालांकि कवि हैं, मैं एज कवि उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन नक्सल समर्थक हैं, अरुंधति राय हों, और यहाँ अफजल गुरु का एक प्रकरण चल रहा था और कश्मीर के गिलानी साहब उसमें थे, उसमें ये यासीन मलिक, तो एक आपको खुलम खुला दिखता है कि एक नेक्सस है, एक सपोर्ट स्ट्रक्चर इस कंट्री में खड़ा हुआ है। उसकी आपने झलक ये भी देखी जब अफजल गुरु की फांसी हुई, तो इस देश में दिल्ली, जेएनयू, कानपुर, पुणे और कितनी जगहों पे साइमल्टेनियसली प्रोटेस्ट हुआ और आज़ादी के ये लगे। क्या ये संभव है जब तक कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया गया है? और उसके पीछे कौन कौन सी शक्तियां, मैं उनकी तरफ से विस्तार से बाद में करेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये फर्स्ट एड जब होता है ना, कोई आदमी गिरता है तो इमीडिएटली आप फर्स्ट एड करते हैं, ये अटेम्प्ट्स मुझे हाफ हार्टेड लगते हैं सरकार के, और तत्काल आप फर्स्ट एड करके छोड़ जाते हैं। आप गंभीर नहीं है, और वो गंभीर होते तो शायद हालात इस कदर बिगड़ते नहीं जहां तक आज हम पहुंच चुके हैं। डॉक्टर अग्निशेखर जी, देश का हमारा आदरणीय गृह मंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, जो वो भाषा बोल रहे हैं, पंजाब से की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं जी, आतंकवाद का वो परसेंटेज बता के कहते हैं कम हुआ, मगर आतंकवाद है, कैंप ज्यादा थे, कम हो गए। साथ ही साथ वो पंजाब को तो जोड़ गए, परंतु जिस तरह से नेपाल एक वाया रास्ता बना है जी, और जिस पर पहले ही आपने रोशनी थोड़ी सी डाल दी, एक नेक्सस चल रहा है, वो बात कहीं नजर नहीं आई जी। क्या केंद्र सरकार जानते हो भी अनजान बन गई, या सचमुच हमारी गुप्तचर एजेंसियां जिस पर हमें बड़ा अभिमान है, वो ये नेक्सस इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचा नहीं पाई? क्या राजनीतिक कारण था, अज्ञानता थी, या कुछ और? मुझे लगता है कि जो मेरी समझ है उसके हिसाब से, मैंने शुरू में कहा कि भारत सरकार या सरकारें उतनी गंभीर और संवेदनशील तो दिखती हैं, लेकिन हैं नहीं, मुझे लगता है ये बात। आपने अभी जिस तरफ इशारा किया माननीय गृह मंत्री जी, और मैं कभी सोचता हूं कि क्या ये जानबूझ के कहीं ऐसा नाटक तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कई बयान ऐसे आए जो हास्यास्पद भी लगते हैं। फिर मुझे लगता है कि कहीं ये हास्यास्पदता की राजनीति तो नहीं कर रहे हैं, कि इसकी राजनीति तो नहीं है कोई। आप मुझे बताइए, जो मैंने जिस नेक्सस की बात की, बिल्कुल जी, नेपाल से, जिसे आजकल यह कहा जाता है पशुपति से तिरुपति तक का जो रेड बेल्ट कहा जाता है, उसको लेकर, और कश्मीर का जो मूल चरित्र और मूल भूत जो एक उसका जड़ है आतंकवाद की, और उस जड़ के पीछे जो सिंचाई हो रही है पाकिस्तान से, सीमा पार से, और आप कह रहे हैं कि कुछ कैंप कम हुए हैं, ये कितना हास्यास्पद है। क्या आपके पास जानकारी है कि कितने कैंप हुए हैं? क्यों नहीं बोलते हो कि नागरिक देश का जानता है? आपने बताया हुआ है कि 53 या 60 के आसपास कैंप हैं, तो माननीय जो गृह मंत्री इनको बताना चाहिए कि 53 नहीं है, 50 हैं, 40 हैं, 30 हैं, जबकि ये एक छलावा है। आप ये सब कुछ होते, मैंने जिस कंट्रडिक्शन की बात की ना, उस कंट्रडिक्शन की तरफ मैं फिर लौटाऊंगा थोड़ा सा आपको, उसके बाद इस पे बात करते हैं। ये कैसा देश है, ये कैसी राजनीति है, कैसी सत्ता है कि आपके पीओके में आप बताते हैं कि 50 से ज्यादा आतंकवादी शिविर या इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और उस सब के वो पाकिस्तान हटाता नहीं है। बार बार आपके कहने पर विश्व जनमत आप इसके लिए खड़ा करते हैं, तब भी नहीं हटाता है, और उसके बावजूद आप वहीं से अमन के नाम पे अमन के रास्ते भी खोलते हो। ये हास्यास्पद बात है। और जहां आपका आतंकवादी शिविर, ट्रेनिंग और पूरा देश पीछे है, आईएसआई उसके पीछे है, या जो भी तंत्र उसके पीछे है, और उस सब के बावजूद आप आंतरिक सुरक्षा की जो बात कर रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से, ये आंकड़ा सापेक्ष मतलब गिनती सापेक्ष लोकतंत्र है कि जिस पार्टी के पास जितने हेड्स ज्यादा हैं तो वो रूलिंग है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत
मुझे 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 बहुत शर्म आती है ऐसा कहने में कि आप हिंसा की घटनाओं को आंकड़ों से देखते हैं। अब आंकड़े कम हैं इसलिए शांति है, जबकि ये आंकड़े हैं, आंकड़ों के पीछे का जो रीजन है उस पर आप बात नहीं करते हैं। मुझे बताइए, अगर आंकड़े कम हुए, क्या आप कह सकते हैं संसद में कि आतंकवाद लगभग 95% खत्म हो गया? नहीं कह सकते हैं आप ये कहते हैं कि बर्फ गिर रही है इसलिए अब आतंकवादी नहीं आएंगे, बर्फ गलेगी, आतंकवादियों के आने का डर है। और दूसरा कंट्रोडिक्शन आप ये कहिए मुझे कि देशवासी जानना चाहते हैं कि वो सेना के सर्वोच्च अधिकारी हों या आपके राजनेता हों या नौकरशाह हों, जिन्हें हम ब्यूरोक्रेट स्टाफ कहते हैं, या होम मिनिस्ट्री के, आपने नहीं देखा कि कोई एक सहमति नहीं है या एक मत नहीं है उस नंबर पर कि पाक और अधिकृत कश्मीर में कितने आतंकवादी हैं जो कश्मीर से वहां गए हैं। कभी कहते हैं 3000 हैं, कभी कहते हैं 2000 हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ है। अगर आप उसको लेकर सुनिश्चित नहीं हो और यहाँ पुनर्वास की तरफ इशारा आपने किया, उस पर खुल के बात करेंगे, और जिस तरह से हाफ हार्टेडली उसको भी लिया जाता है, उससे आंतरिक खतरे मुझे लगता है और बढ़ने वाले हैं। आपका सामना करते हुए जो बात एक ये भी उभर कर आ रही कि इनके आपस में कहीं ना कहीं तालमेल नहीं है। हाँ। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कई स्थानों से हटाना चाहते हैं जिनमें उनका मानना है कि वहां पर आतंकवाद कम है जी। और वो इस बैठक में ये भी कह गए कि इसकी आवश्यकता तो माओवादी क्षेत्रों में है जो उन्हीं का, मगर अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको मान नहीं रही है। अगर श्रीनगर की बात ली जाए तो श्रीनगर कहा गया आतंकवाद मुक्त हो गया है, मगर जिस तरह हाल ही में डाउनटाउन में इतना खूंखार आतंकवादी मारा गया, और दक्षिण कश्मीर, अब जहाँ बाबा अमरनाथ यात्रा भी उधर से जानी है, वहां पर आतंकवादी थे, निकल गए, एक आतंकवादी मारा गया, 4 हमारे जवान शहीद हुए, उसके बाद 2 और शहीद हुए, 2 मिलिटेंट मारे गए। ऐसे में जब ये बात उठती है, ये विरोधाभास जो है, और सत्ताधारी ये सत्ता में है और कांग्रेस पार्टनर है, ऐसे में ये जो दुविधा बनी है, प्रदेश प्रधान भी कांग्रेस के भी इस बात थोड़ा आ गए हैं, तो क्या ये वाकई समय है कि यहाँ से आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट काफी स्थानों से हटाकर इसका पूरा सदुपयोग उन क्षेत्रों में? ये आप ये बताइए, नापतोल की बात हो रही है, इसमें राजनीतिक लाभ हानि की बात है जी। और आप देखिए, हवा में 2014 में चुनाव होने हैं, वो यहाँ भी होने हैं जी। और आपको नहीं लगता है कि जो हमारी जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया, उनकी नज़र कहीं और है? उनके जो मतदाता हैं वो मतदाता सापेक्ष बयान आने लगे हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो आप अपसपा हटाने की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो फिर आपने कॉन्ट्रडिक्शन की खुद भी बात कही कि जो आपने कहा दक्षिण कश्मीर, सोपोर, कुपवारा, और फिर आप घुसपैठ देखा, ये घुसपैठ से कितने अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, बार बार सीमा प्रांत से लोग आ रहे हैं, घुसपैठ की अटेम्प्ट्स हो रही हैं। कल ही इस रिकॉर्डिंग से पहले कल ही पुलवामा में जैश का बहुत बड़ा कमांडर मारा गया। फिर हमारे सिपाहियों, सुरक्षा कर्मियों की क्या हालत द्रव्य आ रहे हैं, नकली नोट लगातार चल रहे हैं, करेंसी, उसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में है, मैंने पहले एक ही पॉइंट की तरफ इशारा किया कि जो उनको राजनीतिक सपोर्ट मिलता है वो उसको एड्रेस नहीं करती है सरकारें। दूसरा जो करेंसी है, जिसकी वजह से हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी चुपचाप करेंसी के नोट बदलने पड़े, इतना करेंसी है। अभी कुछ दिन पहले एक समाचार आया था कि कश्मीर में, दक्षिण कश्मीर में ही सुरक्षा एजेंसियों ने किसी सूत्रों के जो इतला मिली थी तो उन्हें छापा मारा, तो छत पर जो वाटर टैंकी होती है उस वाटर टैंकी में इतने नोट भरे हैं कि वो गिनने में उनको इतना पैसा है। तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आपका सबवर्शन है, सबवर्टिव एक्टिविटीज तो अलग हुई, वो तो ओवरग्राउंड हुई। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखिए, आपका तंत्र जितना भी है उसमें है। आईएसआई पे आपने कभी, आईएसआई का नेटवर्क जितना देश में है या जहां जम्मू कश्मीर में है, इस पे आप कभी आपने व्हाइट पेपर नहीं आने दिया, कभी नहीं करते। आप चौंक जाएंगे कितना क्या हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में खाली अपसपा को हटाना, और अपसपा तो कांग्रेस, मुझे लगता है कि जब एक्टिविटीज सारी जारी हैं, कोई नहीं चाहता है किसी प्रदेश में अशांति बनी रहे, सेना बनी रहे। सेना तो शांति के लिए बनी होती है, शांति बनी रहे। वो सेना आई हैं या सुरक्षा
ये कोई नहीं चाहेगा। लेकिन हम चाहेंगे कि क्या उस आतंकवाद के, क्या उस अलगाववाद के, क्या उस आशंकाओं और भय के कारण तत्व जो हैं वो खत्म हो गए क्या? और अगर खत्म हो गए तो फिर ये सब क्यों दक्षिण कश्मीर में क्यों होता है, आतंकवाद क्यों होता है, एक्टिविटीज क्यों होती हैं? और आपकी आशंकाएं स्वयं आप कह रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा के दिनों में आशंकाएं, और आपने एक्स्ट्रा सुरक्षा बलों की भी की है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अंतर्विरोध है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे की मतदाताओं का जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको काटने की भी होड़ लगी हुई है। क्या डॉक्टर अग्निशेखर यही वजह रही कि पंजाब में जी बहुत लंबे समय से कोई आतंकवाद की बड़ी घटना नहीं हुई? ये बात मानने वाली कि आतंकवाद जहां भी हुआ, आपने तो लेखों में लिखा, जाते जाते समय लगता है, मगर अगर पंजाब में हम कई सालों से देखें तो इतनी कोई प्रमुख आतंकवादी घटना नहीं हो। और ऐसे समय में जब उधर प्रधान नवाज शरीफ शपथ ले रहे थे तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ये कह रहे थे कि ISI अब पंजाब में भी आतंकवाद फैलाने के, और खालिस्तान किसने मांगा, क्या हुआ? सभी दर्शक जानते हैं मांग किसकी थी, कौन सी राजनीतिक दल थी, कौन लोग हुए, अब इस संसार में नहीं है। ऐसे में क्या सचमुच वोट की राजनीति, और खास करके पंजाब में कांग्रेस हार चुकी थी? जी जी। कहीं ऐसा तो नहीं अकाली दल और बीजेपी को बदनाम करने के लिए? मैंने पहले आपने इसमें किया, मैंने कहा कि नापतोल की राजनीति हो रही है। कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना है अभी राजनीतिक पार्टियों में, और खासकर पंजाब में अगर देखा जाए तो कांग्रेस इतने वर्षों से बेताब है और छटपटा रही है, सत्ता में नहीं है। सत्ता में आने के ये गुर उनके पास हैं। हमको नहीं लगता है कि आज पंजाब कई वर्षों से, दशकों से, कि भय नाम की कोई लेश मात्र भी है, आप खुले में घूम सकते हैं, कोई नहीं। इक्का दुक्का कहीं हो तो वो बहुत नेग्लिजेंट है। तो जब पंजाब एक तरह से आतंक की आशंकाओं से मुक्त एक प्रदेश है और प्रगति पे है अपनी तरह का, इसकी ओर इशारा करना शायद एक भय निर्माण करने की भी एक राजनीति हो सकती है। और जो सत्तारूढ़ पार्टी है पंजाब की, और जो गठबंधन वहां है, उस गठबंधन को पदच्युत करने का, उसको गिराने के लिए भी ऐसे चलते रहते हैं। और आपने इशारा किया कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ, जहां तक अभी तक लगता है कि जो उनके स्टेटमेंट्स आए हैं नवाज शरीफ साहब के, तो लगता है कि वो करना चाहते हैं। और वो जिस तरह से NDA के ज़माने में उन्होंने पहल की थी वाजपेयी जी के साथ, हाँ, तो लगता है कि शायद वो करना, हमको विश्वास भी करना चाहिए लेकिन सचेत भी रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश बन गया है जो विश्वास के योग्य नहीं रह गया है। जब हम पाकिस्तान देश की बात करते हैं तो लोगों की नहीं बात कर रहे हैं, हम एक उस सत्ता तंत्र की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहे हैं, ISI की बात कर रहे हैं, और एक वहां कॉन्स्टिट्यूएंसी है कट्टरपंथियों की जो अभी रूल कर रहा है। और जो लगता है कि अमेरिका के जो वहां से 14 में वापसी की घोषणा है, तो जो तालिबान का एक संगठित और प्रयास है वो अफगानिस्तान को लेकर भी है और पाकिस्तान पर भी काफी गलबा है। ऐसी सिचुएशन में अगर नवाज शरीफ एक शक्ति के रूप में उभर आते हैं और शांति और उसके लिए करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि हमको बहुत ही छोटे लाभ के लिए इतना ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए था जिससे कि हम फिर शक और उसमें कठिन हो जाए रास्ता। या तो जैसे मैंने कहा कि मुख्य माननीय गृह मंत्री जी को साफ साफ बोलना चाहिए देशवासियों को, भैया ये हमारे पास सूचनाएं हैं। और जैसा आपने कहा कि यही समय क्यों, ये नवाज शरीफ से शपथ से एक दिन पहले भी हो सकता था, 2 दिन पहले या 5 दिन बाद भी। तो कहीं ना कहीं ये नापतोल की राजनीति हमको लगती है, और सब छटपटा रहे हैं कुर्सी में आने के लिए। जो कुर्सी में है वो कुर्सी में बने रहने के लिए राजनीतियां कर रहे हैं। डॉक्टर अग्निशेखर जी कहते देख के मक्खी नहीं खाई जाती जी, देख के जहर नहीं खाया जाता। ये बात तय हो चुकी है कि जो पुनर्वास की नीति बनी है, सच्चे मन से राज्य सरकार ने बनाई कि जो भटके युवक चले गए उनको वापस लाने के लिए, मगर शायद सरकार उस वक्त कश्मीर के विस्थापन का दर्द लिए जो आए, घर से बेघर थे, शायद उनको पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थी जो आज भी दर बदर हो रहे हैं, वोट डालने तक का उनको हक विधानसभा पंचायतों में नहीं है। बच्चे उनके 12वीं कक्षा के बाद एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, 43, 65, 71 के रिफ्यूजी हैं। इनके पुनर्वास के लिए तो कुछ नहीं किया गया। चलिए एक तरफ कर लिया गया तो उम्मीद थी कि चलिए आने वाले दिनों में ऐसा होगा, ना तो कश्मीरी विस्थापितों के साथ कुछ हो पाया पुनर्वास की नीति में,
और ना ही इन शरणार्थियों के साथ। और जो पुनर्वास की नीति बनाई गई उसमें भी कुछ ऐसे तथ्य निकल कर आ गए जो गुप्तचर एजेंसियों पर एक सवालिया निशान खड़ा करते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रमाण नजर आ रहे हैं कि घातक सिद्ध हो रही है। ऐसे में, और 2 दिन पहले ही जो इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, इस पर कोई बात नहीं हुई। क्या यूपीए सरकार ये जानते हुए भी, जबकि तब के केंद्रीय गृह मंत्री यहां आए थे पी चिदम्बरम, जब ये बात हुई थी, खामोश क्यों रही? उस खामोश डिप्लोमेसी ही थी उन दिनों, कोई डिप्लोमेसी के दिन थे। मैं नगोकी जी, प्रधानमंत्री की गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो 3 बार बुलाई जी, उसमें से जो वर्किंग ग्रुप निकला, और जिस वर्किंग ग्रुप में ये पुनर्वास नीति बनी उसमें मैं भी था। इसके जो डिस्कशंस हुए उसमें मेरा भी रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। उसको एक बात तो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था। तब जो आज के हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं माननीय अंसारी जी, वो उसके चेयरमैन थे। तब उनके लिखा हुआ चिट्ठी मेरे पास है कि ये गलती से हुआ है, तोड़ मरोड़ के रखी गई थी। ये पुनर्वास नीति तब बनी जिसका हमने विरोध किया, मैंने स्वयं विरोध किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके हमने अपने आप को अलग किया। ये बताइए कि ये पुनर्वास नीति जो मिलिटेंट्स की बताई जाती है, जबकि ये घोर आतंकवादी लोग हैं, युवक, भटके हुए युवक कहा जाता है, ये इसमें आंतरिक सुरक्षा क्या, समूचे भारत की एकता अखंडता के बीज हैं, ये बीजों की गठरी है। इस दृष्टि से मुझे बताइए कि इसकी टेक्निकलिटी पे ही आपने बात की। आपने 4 रूट्स तय किए, पुंछ रावलकोट का किया, आपने उड़ी मुजफ्फराबाद किया, आपने वाघा अटारी किया, आपने दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय किया। ऐसा क्या है कारण कि आतंकवादी जो अपने को अभी आप भटके हुए युवक कहते हैं, आप गुमराह युवक कहते हैं आप, इन्होंने 5वां रूट चुना। 5वां रूट क्यों चुना गया नेपाल? अगर 5वां रूट चुना भी गया और पाकिस्तान जहां से ही नेपाल तक आते हैं वो वहां तक पहुंचते कैसे हैं? उनके पास क्या पासपोर्ट है पाकिस्तान का, तभी वहां तक आ सकते हैं? अच्छा, अगर पासपोर्ट है तो वो जम्मू कश्मीर के नेशनल्स को, नागरिकों को पासपोर्ट बनाने का क्या पीछे है? कोई इस पे आग्रह क्यों है नेपाल के ऊपर? और स्वयं सरकार ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से 241 या 42 ऐसे आतंकवादी ही नहीं आए हैं, वो अपनी बीवियां लेके आए हैं, वो अपने बच्चे लेके आए हैं, और उनके बच्चे और उनकी बीवियां पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। और ये पाकिस्तानी नेशनल्स को आप बुला रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, तो क्या ये इलीगल, अवैध इमिग्रेशन नहीं है? उनका स्टेटस क्या है? जबकि आपने खुद कहा कि हमारे यहाँ 5-6 दशकों से पाक अधिकृत कश्मीर के लोग हमारे जम्मू कश्मीर में हैं, वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं, आप उनको नागरिकता का अधिकार नहीं देते हैं, आप उनकी पुनर्वास की नीति नहीं करते हैं, और आप दिल खोल के चंदा, दिल खोल के पुनर्वास के लिए राशियां मांगते हैं केंद्र सरकार से, न केवल इनके लिए, उनकी बीवी बच्चों के लिए। ये कैसा विरोधाभास और ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है? एक फिर आपके पास गारंटी क्या है? आप कौन सी गारंटी देना चाहते हैं देश को कि ये सुधरे हुए हैं? उनके सुधरे हुए होने का प्रमाण पत्र क्या है आपके पास? कौन सा आप देते हैं? क्या प्रामाणिकता है, जिसे औचित्य कहते हैं या जिसे ये कहते हैं? आपके पास स्क्रीनिंग क्या हुई कि वहां से वो जी सच में सुधरे हुए हैं? क्या सुधरा हुआ है? फिर आप मुख्यधारा क्या, अगर ये सुधरे हुए हैं तो ये इन 4 रूट से क्यों नहीं आ रहे हैं? ये 5वें रूट से, और 5वें रूट को लेकर के जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार ये हैरान कुन है कि ये भी एम्फेसिस दे रही है, उनको आने देना चाहिए। उनको उन्हें ये वर्ड्स हैं हमारे मुख्यमंत्री और सरकार के कि उनको असुविधा होती है इन 4। वहां कौन सी सुविधा होती है? एक फिर ये भी कहा गया कि वहां जम्मू कश्मीर की पुलिस की चौकी बनाई जाए नेपाल में, और उनको बिल्कुल सर पलक पावड़े बिछा करके उनको ले आइए। साथ ही आपने कहा कि ये तो 241 तब कहा गया, और फिर ये कहा गया कि 271 लोग आ चुके हैं बीवियों बच्चों के साथ 2010 से। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया विधानसभा में 1038 लोगों ने ये दी है एप्लीकेशन, आवेदन है। उसके साथ ये भी कहा जा रहा है 3000 या 4000 कुछ और हैं जो वेटिंग है। तो इन वे आप कहना चाहते हैं 4-5 हजार
जो जिन्हें हमको कहना चाहिए वो आतंकवादी हैं, सरकार भले ही उनको ये कहे, इनको आप बसाने के लिए बुला रहे हैं, उनको आर्थिक पैकेज दी जाएगी जो उसी वर्किंग ग्रुप में हुआ। मैं प्रमाण हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं उस वर्किंग ग्रुप का मेंबर था। उनके लिए पैकेजिंग दीजिए, उसके आर्थिक दीजिए, उनके रोजगार का करिए। ये एक तरह से आप दिल खोल के जो उनके लिए करें, देश को तोड़ने के लिए। और आपके पास कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं आपके नागरिकों को कि ये सुधरे, वो क्या सुधरना होता है। और दूसरा इसमें इस जो ये पॉइंट आपका है इसके, आप ये भी देखिए जो नेपाल से आए, सरकार का ही कहना है कि कुछ लोग तो गायब भी हो गए, फिर जम्मू कश्मीर पहुंचे ही नहीं है। फिर अभी ये लियाकत का मसला नहीं आता, तो लियाकत के बहाने ये खुल गया मसला कि क्या ये इंटेंशन इनके क्या है आने के। अगर इंटेंशन ये है कि ये सुधर गए हैं, वापस आना चाहते हैं, या घुसपैठ क्यों हो रही है, सीमा का अतिक्रमण क्यों हो रहा है, क्यों बार बार पाकिस्तानी कवर दे रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी कवर दे रही है, उनको घुसेट रही है, तो कोई ना कोई बहुत बड़ा एजेंडा है जिसको हमारे राजनेता यहाँ चाहे किसी भी पार्टी के हों जम्मू कश्मीर में, ये मुझे लगता है फिर इलेक्शन पे नजर है, फिर उन मतदाताओं पे नजर है जिनका दिल शायद पाकिस्तान के लिए धड़कता है, जिनका दिल आज़ादी के लिए धड़कता है और हुर्रियत के किसी भी धड़े के लिए, किसी भी आतंकवादी ग्रुप या अलगाववादी के लिए धड़कता है, उसको हम अपने झोले में कैसे लाएं, वो कोई भी पार्टी हो। तो मुझे लगता है कि ये इसलिए और ज़्यादा खतरा पैदा हो रहा है। उसके साथ मेरा एक ऑब्जेक्शन ये है कि पुनर्वास की नीति आतंकवादियों के लिए और पुनर्वास की नीति कश्मीर से आतंकवादियों के द्वारा विस्थापित किए गए उनको एक माप से नहीं कर सकते आप। एक समान पुनर्वास नीति जो विक्टिम और परपेट्रेटर जिसे अंग्रेजी में कहें, जो उत्पीड़क है, जो जिसने आपको विस्थापन दिया, जिसको विस्थापित किया, वो दोनों एक कैटेगरी के नहीं हो सकते हैं। और फिर जो आपने विस्थापन के लिए क्या किया, मजाक किया आपने उनकी। एक 20 साल के बाद आपने उनकी मांग को लेकर 6000 नौकरियां दी। क्या 6000 नौकरियां दी आपने? 1400 मुश्किल से 6 में से 1400 दिए, और वो भी उनमें बाकी जो है ना 1/5 आपने नहीं दिया, नहीं दे रहे हैं आप। उसके अलावा ये जो भेदभाव है, वो भेदभाव खुल्लम खुला इस तरह हो रहा है जिससे आंतरिक सुरक्षा और ज्यादा खतरे में पड़ रही है। आप आर्मी के स्टेटमेंट्स लीजिए, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो की आपने बात की, आपने एजेंसीज की बात की, आप आर्मी, होम मिनिस्ट्री, इनके आंकड़े नहीं मिलते हैं, इनकी असेसमेंट नहीं मिलती है, वो सबसे बड़ा खतरा है हमारे लिए। तो डॉक्टर अवनीश शेखर जी, आखिर में ये जानना चाहूंगा, यहाँ पर कश्मीर में जो आतंकवाद का जहर फैला, इज्जत आबरू बचा के जो वहाँ से विस्थापन कश्मीरी हिंदू भाई थे और भी थे, उसके बाद 1996 से प्रजातांत्रिक सरकारें आती गई जाती गई और फिर चुनाव आने वाले हैं। आखिर में कुछ शब्दों में चाहूँगा, क्या विस्थापन का दर्द कश्मीर वाले झेल रहे और यहाँ पश्चिम पाकिस्तान अन्य शरणार्थी झेल रहे, ऐसा ही झेलेंगे, या जब भी कोई नई सरकार आती है कुछ राहत मिलेगी, या इसी लकीर पर आगे ऐसा ही चलेगा? इससे पहले कि मैं आपकी बात पे मैं एक बात बताना भूल गया, इसकी ध्यान दिलाना चाहूंगा। आप आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इससे जुड़ा है। अब पिछले दिनों में आपने देखा कुछ समय से जम्मू में बर्मीज लोग आ रहे हैं, यहाँ सेटल हो रहे हैं, और राजपुरा में पकड़ा गया बांग्लादेशी से लाखों रुपए आप बांग्लादेशी, वो क्यों आ रहा है यहाँ? और बर्मा से जो विस्थापित होके वहाँ बर्मा का आदमी आ रहा है, तो उसकी कॉलोनीज यहाँ बसाई जा रही हैं। और पीछे एक मीडिया में आया कि कोई 2300 फैमिलीज हैं और सरकार कह रही है कि 40-50 हैं। ये एक और खतरा है, और उसका फंडिंग कश्मीर से क्यों होता है, ऐसा भी था। जो आपने ये कहा, कश्मीर का विस्थापन और शरणार्थी पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए और जो पाक अधिकृत कश्मीर के लोग हैं, जिस तरह का माहौल और जिस तरह की राजनीति जम्मू कश्मीर में है और पूरे देश में है, उससे इनकी नियति लगता है कि ये अभी बहुत देर तक और दूर तक ऐसी ही रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि एक समय आ गया है इस विस्थापन और इनके कारक तत्वों को लेकर के, वो चाहे पाक अधिकृत कश्मीर से आया हुआ हमारा नगरवासी, हमारा नागरिक हो, शरणार्थी हो पश्चिम, और कश्मीरी विस्थापित हो, और भी कोई विस्थापितों का एक समूचा साझा मंच और साझी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और ये देश के हित में है। और मुझे लगता है कुछ सामना में ऐसे ही कुछ शब्द प्रोफेसर हरिओम ने भी इस्तेमाल किए थे, जो संभवतः संकेत दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक
प्रजातांत्रिक ढंग से विरोधाभास ऐसा होगा कि इनको सुकून मिलेगा। महत्वपूर्ण जानकारियां डॉक्टर अग्निशेखर जी, लंबे समय के बाद मैंने आपका सामना करते हुए दर्शकों के लिए आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत धन्यवाद। सामना मैंने आपके प्रश्नों का किया। बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपसे भी लेते हैं इजाजत। डॉक्टर अग्निशेखर जी को धन्यवाद देते हुए नमस्कार। सवाल चाहे सत्ता पक्ष से हो या फिर विपक्ष से, सामाजिक मुद्दों से जुड़े हों या फिर आम जनता की समस्याओं से, इन तमाम सवालों का सामना करेंगे जनता के प्रतिनिधि और इनका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे वरिष्ठ पत्रकार हरबंस नागू के प्रोग्राम सामना में। याद रहे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, क्योंकि ये सवाल जुड़े हैं जनता से।